हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जो आपका 1 जनवरी सीटेट 2022 को पेपर हुआ था, उसका आज प्रॉपर सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों, जो आपके मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हीं को आज सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, एक स्कूल में 96 शिक्षकों में से 3/8 शिक्षक 10वीं की कक्षाओं में पढ़ाते हैं। यदि 10वीं के शिक्षकों का 2/9वां भाग गणित के शिक्षक हो, तो 10वीं के शिक्षक जो गणित नहीं पढ़ाते हैं, उनकी संख्या क्या है। तो दोस्तों, आपके टोटल जो शिक्षकों की संख्या दी गई है वह है आपकी 96, और 10वीं के शिक्षक हैं आपके 3/8, और जो आपके गणित के शिक्षक हैं वो आपके 10वीं के शिक्षक का 2/9वां भाग। तो दोस्तों, क्या करोगे आप इसे पहले आप 10वीं में शिक्षकों की संख्या फाइंड करोगे। तो आप 96 का 3/8 निकालोगे तो आपकी संख्या आएगी 36, जो कि आपके 10वीं के शिक्षकों की संख्या आ जाएगी। अब आपको गणित के शिक्षकों की संख्या निकालनी है, तो आप 36 का 2/9 फाइंड करोगे, तो आपका 9 चौको 36, 9 4 जा 36, 4 2 जा 8। तो ये संख्या आपके गणित के शिक्षकों की आ जाएगी। अब दोस्तों, आपका पूछा गया है 10वीं के वे शिक्षक जो गणित नहीं पढ़ाते हैं, उनकी संख्या क्या है। तो आपके जो गणित पढ़ाते शिक्षक हैं उनकी संख्या आपकी आई है 8। तो टोटल संख्या कितनी आई थी आपकी 36 माइनस 8 आप करोगे तो आपके जो गणित नहीं पढ़ाते हैं उनके नंबर आ जाएंगे 28। तो आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, 28। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1/2 माइनस ब्रैकेट में 2/3 माइनस 4/5। तो दोस्तों, पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, उसके बाद जो आएगा उसको आप 1/2 से सब्सट्रैक्ट कर दोगे। तो जो आपका फाइनल उत्तर आएगा वह होगा आपका 19/30। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था संख्या 4782, 4782 और 32,170 में 7 के अंकित मूल्यों के बीच का अंतर क्या है। तो आपको अंकित मूल्यों के बीच का अंतर बताना है। और दोस्तों, इंग्लिश मीडियम वाले सुन लें, आपको फेस वैल्यू के बीच का डिफरेंस बताना है। तो फेस वैल्यू जो आपकी पूछी जाती है वही होती है। तो आपकी फेस वैल्यू 7 माइनस 7, तो अंतर आ जाएगा आपका 0। तो आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, 0। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। तो दोस्तों, ये आपकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं कि कौन सी पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बिकॉज इसमें आपका LHS = RHS नहीं होगा। चाहे तो आप हर इक्वेशन में सॉल्व करके देख लीजिएगा। आप A की वैल्यू 1 ले लीजिएगा, B की आप 2 ले लीजिएगा और C की आप 3 रख लीजिएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा, बिकॉज पूर्ण संख्याओं के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया तो रानी ने उसे 9 से विभाजित किया और उसे भागफल 21 और शेषफल 3 मिला। अपनी गलती का एहसास होने पर उसने संख्या को 6 से विभाजित किया। अब कितना भागफल और शेषफल मिलेगा। तो दोस्तों, आपको मैं बता देती हूँ, भाज्य = होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए डिविडेंड = डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो दोस्तों, अब इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, बिकॉज इतनी छोटी सी स्क्रीन में मैं करती हूँ, बार बार ये कट हो जाता है। तो मैं कुछ आपको जो फॉर्मूले बेस्ड आप सॉल्व कर सकते हैं यूजली, उनको मैं बता दूंगी, तो आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। और जब आप सॉल्व करोगे तो आपका ऑप्शन
फोर्थ सही हो जाएगा, आपका भागफल आ जाएगा 32 और शेषफल आपका आ जाएगा 0। आपका कोसेंट आ जाएगा 32 एंड रिमाइंडर आएगा आपका 0। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा समभिन्नों का युग्म है। बेसिकली आपको लाइक फ्रैक्शन बताना है। तो लाइक फ्रैक्शन वही होते हैं जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपके हर समान है 1/4 एंड 3/4। तो जिसके हर समान होते हैं वो समभिन्न कहलाती है, या जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो आपके लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप इस YouTube चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। और दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आपको प्रॉपर डे बाय डे CTET पेपर की एनालिसिस भी मिलती रहती है उसी दिन। तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज आपको उसी दिन जो आपके 2022-23 में पेपर हो रहे हैं उनके प्रॉपर आपको एनालिसिस इस YouTube चैनल पर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। तो दोस्तों, आप कुछ संख्याओं तक क्यूब तो लर्न कर लीजिए, जैसे 20 तक तो आप लर्न ही कर लीजिए। तो आपका जो ऑप्शन तीसरा है ये आपका किसी का भी क्यूब नहीं है, बिकॉज आपका 729 आपका 9 का क्यूब है, 1000 आपका 10 का क्यूब है और 216 आपका 6 का क्यूब है। पहला आपका 9 क्रॉस 9 क्रॉस 9 हो जाएगा, अगला वाला 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10 हो जाएगा और अगला वाला 6 क्रॉस 6 क्रॉस 6 हो जाएगा। बट आपका तीसरा किसी का भी क्यूब नहीं है, तो ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शिखा एक ईंट के भट्टे पर ईंट खरीदने गई। ईंटों का मूल्य 2500 रुपये प्रति 1000 ईंट था। अगर उसके पास केवल 4000 रुपये हैं तो वह कितनी ईंटें खरीद सकती है। तो देखिए दोस्तों, आपका ये दिया गया है 2500 में 1000 ईंटें खरीदी जा सकती हैं, तो 4000 में कितने ईंटें वो खरीद सकती है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए, तो 4000 रुपये में 1000 अपॉन 2500, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो आपका आंसर आ जाएगा 1600 कि वो 4000 में 1600 ईंटें खरीद सकती है। देख रहे हैं ना आप दोस्तों, कैसे ये स्क्रीन नीचे आ जाती है और ये बार बार रिपीटेटिव होता रहता है। इसीलिए मुझे हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराने में दिक्कत होती है। इसीलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के आपको फार्मूला बेस्ड जो होते हैं उनको मैं आपको फार्मूला बताकर ही आगे बढ़ जाती हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करने में। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मिनी ने अपनी शिक्षिका को कहा, मैंने एक आयत बनाया जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपका इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सभी वर्ग आयत होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, त्रिभुज के कोणों का अनुपात, तो ये आपका लिखा हुआ है 4:5:6, उसके कोणों का मान कितना होगा। तो दोस्तों, मैंने ये क्वेश्चन आपके बहुत बारी सॉल्व कर दिए हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों की माप होती है आपका 180 डिग्री। तो आप एक वेरिएबल साथ ले लोगे और सॉल्व करोगे। 4x + 5x + 6x = 180। 4 5 9 6 15, तो आपका आ जाएगा 15x = 180। x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12 डिग्री। अब आपको कोणों का मान ज्ञात करना है। तो पहले कोण का आ जाएगा 12 चौको 48, अगले कोण का 12 पंचे 60, अगले का 12 छंग 72। तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि आप पहले कोण का ही जैसे निकालोगे 12 चौको 48, 48 किसी और में ऑप्शन नहीं है, तो आप डायरेक्टली तीसरा ऑप्शन सही करके आगे बढ़ जाएंगे। आपका अगला क्वेश्चन आया था,
रागिनी दोपहर 2 बजे स्टेशन पहुंचती है, उसे अलीगढ़ के लिए रेलगाड़ी लेनी है। 4 रेलगाड़ियां, रेलगाड़ी ए, रेलगाड़ी बी, रेलगाड़ी सी, रेलगाड़ी डी के छूटने का समय 5:05, 4:32, 6:30, 7:15 है। उसे कौन सी रेलगाड़ी लेनी चाहिए ताकि उसे कम से कम समय के लिए इंतज़ार करना पड़े? तो दोस्तों इससे आप नॉर्मल सब्सट्रैक्ट ही तो करना है आपको कि 2 बजे वो स्टेशन पहुंच जाती है, तो जिसका टाइम उसके नियर होगा वही गाड़ी वो लेगी। तो दोस्तों जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, रेलगाड़ी ए। दोस्तों आप इसे ये मत समझ लीजिएगा कि 4:32 मतलब 5:05 से पहले का, बिकॉज़ ये सुबह के 4:32 का टाइम है, तो आपका इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। बिकॉज़ जब आप 5:05 से कंपेयर करोगे तो आपका 3 घंटे 5 मिनट आएगा वेटिंग आवर, और जब आप गाड़ी बी के लिए निकालोगे तो आपका 14 घंटे 32 मिनट आएगा, बिकॉज़ ये 4:32 आपका सुबह की टाइमिंग है। जब आप सी गाड़ी के लिए टाइमिंग निकालोगे तो आपका 4 आवर 30 मिनट आ जाएगा, बिकॉज़ ये शाम की टाइमिंग है। और जब आप लास्ट वाले से सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका 5 घंटे 15 मिनट आ जाएगा। तो इसका मतलब आपकी जो रेलगाड़ी ए है जो 5:05 पे जाने वाली है उसमें सबसे कम उससे वेट करना पड़ेगा, इसलिए आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, रेलगाड़ी ए। दोस्तों ये वीडियो की लेंथ बहुत इंक्रीज़ हो सकती है, बिकॉज़ ये मैथ्स क्वेश्चन है, इसमें टाइम लगता है सॉल्व करने में। तो दोस्तों मैं आपके इस वीडियो में 15 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूंगी और इसके अगले के 15 क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मैं प्रोवाइड कर दूंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज़ इस यूट्यूब चैनल पे ऑलमोस्ट सभी प्रीवियस ईयर के सभी PYQ क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप इस यूट्यूब चैनल को विजिट जरूर करें, बिकॉज़ क्वेश्चन आपके यही पूछे जा रहे हैं और यही पूछे जाते हैं, फॉर्मेट आपका यही होता है। तो आप ज़रूर से ज़रूर PYQ की प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आप इस यूट्यूब चैनल को विजिट ज़रूर कीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सीता अपने क्षेत्र के वार्ड की सदस्य है, वह 11 फीट इंटू 16 फीट आकार का एक सामुदायिक कमरा बनाना चाहती है। फर्श पर टाइलें लगाने के लिए उसके पास 4 विकल्प हैं, 1.5 इंटू 1.5, 2 इंटू 2, 2.5 इंटू 2.5, 3 इंटू 3 फीट। सामुदायिक कक्ष के लिए उन्हें किस आकार की टाइल खरीदनी चाहिए ताकि वह टाइल को बिना काटे बिछा सके? तो दोस्तों आप क्या करोगे, पहले आप कमरे का एरिया फाइंड कर लो। तो आप इसे 11 क्रॉस 16 करोगे तो आपका आ जाएगा 176। अब आपको देखना है कौन सी टाइलें फिट आएंगी। तो आप नॉर्मल सा जो सारे ऑप्शंस हैं इनको आप मल्टीप्लाई करके और जो आपका एरिया आया है 176 उसमें आप डिवाइड करोगे। तो जब आप सेकेंड ऑप्शन इसका सही होगा, बिकॉज वो आपका डायरेक्ट डिविजिबल हो जाएगा, और बाकी जो अदर ऑप्शंस हैं उनसे आप डिवाइड करोगे तो आपका पॉइंट में आंसर आएगा, विच मीन्स कि आपको टाइलें काटनी पड़ेंगी, बट क्वेश्चन में बोला है बिना काटे बिछा सके। तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बिकॉज 2 क्रॉस 2 आपका डायरेक्ट डिविजिबल हो जाएगा। 176/4 डिवाइड करोगे आपका 44। कोई भी पॉइंट में आपकी डिजिट नहीं आ रही तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रेनू ने अपने छात्रों को 8 समूह में विभाजित किया और उनको अपना भार दर्ज करने को कहा। फिर उन्होंने समूह को अपना औसत भार परिकलन करने को कहा। समूह आ, जिसमें 8 विद्यार्थी हैं, ने अपना भार तोला और औसत भार 38.2 किलोग्राम ज्ञात किया। उसके बाद उन्हें पता लगा कि उन्होंने किसी एक विद्यार्थी का गलत भार प्रयोग किया है। 25.9 किलोग्राम की बजाय उन्होंने 29.5 किलोग्राम भार प्रयोग किया गया था। समूह का सही औसत भार कितना होगा? तो सबसे पहले आप टोटल वेट फाइंड कर लोगे। 8 क्रॉस 38.2 सॉल्व करोगे 305.6 टोटल भार आपका आ गया। उसके बाद आपने कितना भार गलत लिखा, तो क्या करोगे आप 29.5 ये आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे, तो आपके गलत भार की जो आपने ज़्यादा लिख दिया वो आपका निकल आएगा। तो इसे आप टोटल भार से सब्सट्रैक्ट कर लोगे, फिर आपका जो भार आएगा
वो होगा आपका 302। तो अब आपको एग्जैक्ट बाहर निकालना है तो 8 से डिवाइड कर लेना, बिकॉज क्या होता है औसत इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। तो आप इसे वैल्यू फाइंड करोगे और आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा 37.75। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित स्वरूप पर विचार कीजिए और अगले पद का चयन कीजिए। तो दोस्तों ये आपका पैटर्न दिया गया और ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जो कि अभी पूछे भी गए थे आपके, जो आपका 29 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था। तो ये पैटर्न बेस्ड आप ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा। तो ये आपका पैटर्न दिया गया है, तो आपको बताना है अगले में आपका क्या आएगा। तो इसका आपका अगले का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, आपका पहले 9 आया, फिर 8, फिर 8 7, आपका एक एक संख्या आगे बढ़ रहा है। तो 9 8 7 6 5, और फिर जो संख्या बढ़ता है वही आपका सब्सट्रैक्ट हो जाता है। तो 5 आपका सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, और फिर 8 से डिविजिबल करना है तो 8 से आप डिवाइड कर दोगे, और इक्वल में 1 2 3 4, तो अगले वाले में 1 2 3 4 5। तो इस तरह आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रियांशु के पास 10 रुपये और 20 रुपये के नोट हैं। वह रुपये 50 बनाने के लिए रुपये 20 के 2 नोट और 10 के 1 नोट उपयोग करती है। यह राशि बनाने के अन्य कितने तरीके और हो सकते हैं? यदि हमें दोनों ही नोटों का प्रयोग करना हो, आप नोटों के स्थानिक व्यवस्था को उपेक्षित कर सकते हैं। तो आपके इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा कि 2 संभावना है, एक 20x1 प्लस 10x3, तब भी आपका 50 आ जाएगा। और दूसरी संभावना आपकी हो जाएगी 20x2, 20 के 2 नोट और 10 का 1 नोट। तो आपकी 2 संभावनाएं आ जाएंगी। तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 2 संभावनाएं बनेंगी। तो आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, गणित के शिक्षक ने निम्नलिखित 4 प्रश्नों को सामने रखा। इनमें से कौन सा प्रश्न मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है? तो आपका इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। यदि 2 संख्याओं का योग 17 है तो वे संख्याएं क्या हैं? दोस्तों आप अदर ऑप्शंस भी ज़रूर रीड कर लीजिएगा कि क्यों आपका यही ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इस प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर नहीं है, इसलिए यह आपका मुक्त उत्तर है। क्योंकि आप इसमें कई सारी संभावनाएं आप बना सकते हो कि ऐसे ऐसे आपके पेयर बन जाएंगे। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कक्षा में स्थानीय मान की संकल्पना को विकसित करने के लिए अध्यापक ने निम्नलिखित पहेली का उपयोग किया। मैं 5 दहाई और 4 इकाई से छोटा हूँ, इस पहेली का उद्देश्य है। तो आपका इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आधार 10 यानी बेस 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को प्रबलित करना। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियाँ पढ़ाने का उद्देश्य है? तो आपका इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए और सी। दृश्यीकरण कौशल को विकसित करना, स्थानिक संबंधी तर्क कौशल में वृद्धि करना। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में किया जा सकता है? सही विकल्प चुनें। तो आपका 19th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए और सी। जियो बोर्ड, गिनतारा यानी अबेकस। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ज्यामितीय आकृतियों के शिक्षण के दौरान शिक्षिका ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना पर विचार करती है, यह प्रतिबंधित करता है। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आकृतियाँ किसी भी वास्तुशिल्प का अनिवार्य भाग हैं और इस प्रकार के भ्रमणों से गणित को कक्षा के पार ले जाने में प्रोत्साहन मिलता है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्राथमिक कक्षा की एक गणित की अध्यापिका अपने छात्रों के सामने निम्नलिखित प्रश्न रखती है।
रीना और समा एक दुकान पर एक बैग खरीदने के लिए जाती हैं। दुकान में मूल्य पर्चियों के साथ बहुत सारे बैग हैं। वे बहुत सारी मूल्य पर्चियों को देखकर चकरा जाती हैं। क्या आप मूल्य पर्चियों को या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाकर उनकी सहायता कर सकते हैं? दिए गए संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। शिक्षिका प्रश्न का उपयोग संख्याओं की तुलना के पार जाने तथा आंकड़ों का प्रबंधन व छटाई की संकल्पनाओं के परिचय के लिए कर सकती है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा के दृष्टिकोण को निरूपित करता है? तो आपका इसका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। छात्र कक्षा में अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत एवं हल कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर डेली हो रहे पेपर की प्रॉपर एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। जो आपके 28 और 29 दिसंबर को पेपर हुए थे उनके प्रॉपर सोल्यूशन आपको इस YouTube चैनल पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप इस YouTube चैनल को विज़िट ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, आपके क्वेश्चन PYQ से ही पूछे जाते हैं, तो मैंने ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आप PYQ की प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गणित में एक मूल्यांकन उपकरण के रूप में उपाख्यानात्मक अभिलेख के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका इसका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। इसमें दिन प्रतिदिन के आधार पर एक बच्चे की प्रगति का लिखित विवरण शामिल है और यह अवलोकन संबंधी वर्णनात्मक विवरण प्रदान करता है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक कक्षा तीसरी की अध्यापिका ने अपनी कक्षा में गुणन का परिचय योग की पुनरावृत्ति और आयताकार सारणी से कराया। वह तो आपका 24 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। गुणन का परिचय अनौपचारिक रणनीतियों से कराने हेतु विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और उनके अनुभवों को उपयोग में ला रही है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वह बच्ची गेंदों की गणना एक गेंद पर उंगली रखकर और क्रम से उस संख्या का नाम बोलते हुए कर रही है। उसने कुछ गेंदों की 2 बार गणना की। इस बच्ची में पूर्व संख्या की किस अवधारणा को अभी और मजबूत करना है? तो आपका 25 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, एकाकी संगति। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गणित में भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं। तो आपका 26 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बच्चों को उदाहरणों और गैर उदाहरणों में व्यस्त रखकर। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रोमी अपनी गणित की कक्षा में विद्यार्थियों को निम्नलिखित अभिकलन करने हेतु उपयुक्त स्थिति सृजन करने के लिए कहती है। रोमी द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। वह विद्यार्थियों के गणितीय कथनों और समस्या समाधान कौशल के विकास में सहायता करने का प्रयास कर रही है। आपके इसके 15 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के थे वो आपको इसके पहले की वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप उन्हें इसके पहले ज़रूर देख लीजिएगा और फिर आप इन क्वेश्चंस को भी देख लीजिएगा जो आपके ये 15 क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों में से कौन से गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों के सूचक हैं? तो आपका इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बी और सी। गणित शिक्षा बच्चों के आंतरिक साधनों जैसे अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत निष्कर्षों को निकालने वाली होनी चाहिए। बच्चों को गणित को जीवन पद्धति जैसे कि संप्रेषित करने, विचार विमर्श करने और समस्या समाधान करने की मनोवृत्ति के विकास के रूप में देखना चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूमैन के अनुसार विद्यार्थी शब्द समस्या
को हल करने में सक्षम हो, इससे पहले वह 5 स्तरों को पूरा करे। तो आपका इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह है आपका 4th, BADCE। समस्या को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। उसके बाद पूछे गए कार्य को समझना। उसके बाद गणितीय मांग के अनुसार समस्या का अनुवाद करने की आवश्यकता। उसके बाद आवश्यक गणितीय संक्रियाओं को करना और अंत में उत्तर को अर्थपूर्ण रचना में प्रदर्शित करना। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गणित के शिक्षक के व्यावसायिक विकास के लिए निम्न में से कौन सा वांछनीय नहीं है। तो आपका 30th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अपने और दूसरे विद्यालयों के गणित के शिक्षकों के साथ न्यूनतम वार्तालाप। तो दोस्तों यहाँ पर आपके जो 1 जनवरी को पूछे गए क्वेश्चन थे उनके प्रॉपर 30 क्वेश्चंस के आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। और आपको इस यूट्यूब चैनल पर प्रॉपर एनालिसिस डे बाय डे, आपको जिस दिन आपका पेपर होता है उस दिन की प्रॉपर एनालिसिस आपको मिलती रहती है। तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।